हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की सॉलिड स्टेट फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है डिबाई मॉडल फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स, यानी कि डिबाई का मॉडल ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करने के लिए। तो देखिए, जो ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के लिए इससे पहले आइंस्टीन ने जो मॉडल दिया था, तो उसमें जो विशिष्ट ऊष्मा है निम्न तापों पर, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो डिबाई ने उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की और कुछ परिकल्पनाएं दी। तो डिबाई ने कहा कि जो ठोस एक समदेशी प्रत्यास्थ समांगी और संतत्यक होता है, सांतत्यक होता है, यानी कि ठोस की जो सम डायरेक्शनल होता है, प्रत्यास्थ होता है, इलास्टिसिटी होती है इसमें, और समांगी होता है और सतत जैसे वितरण होता है इसका। और ठोस में का जो प्रत्येक परमाणु है युग्मित दोलक की तरह व्यवहार करता है, और जो ठोस का जो क्रिस्टल जालक होता है उसमें अंतर परमाणुक दूरी और उसमें संचरित जो प्रत्यास्थ तरंग है उसकी तरंग दैर्घ्य की तुलना में कम होती है। तो जो प्रत्यास्थ तरंग के लिए जो क्रिस्टल है एक सतत माध्यम की भांति व्यवहार करता है। इसके अलावा डिबाई ने बताया कि जो कोई क्रिस्टल जालक होता है उसमें परमाणु समान आवर्ती से स्वतंत्र रूप से कंपन नहीं कर सकते, इसलिए जो डिबाई है उसने परमाणु को युग्मित दोलक की भांति माना है। और इसके अलावा डिबाई ने एन परमाणु वाले ठोस में कुल 3n सामान्य विधाएं मानी, और जिनकी आवर्ती 0 से लेके अंत तक आवर्ती जो ओमेगा डी है उसके बीच में कुछ भी हो सकती है, ऐसा इसने अज्यूम किया। अब जो अंत तक आवर्ती होती है उसे डिबाई ने अभिलाक्षणिक आवर्ती भी माना। इसके अलावा डिबाई ने कहा कि जो प्रसामान्य विधाएं हैं उसकी आवर्ती में जो परिवर्तन है 0 से ओमेगा डी के बीच में होता है। इसके अलावा डिबाई ने अंतक आवर्ती ओमेगा डी का मान अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य विधाओं में समान माना। तो डिबाई ने कि कोई जो क्रिस्टल है उसमें गतिशील प्रत्यास्थ तरंगों का जो तरंग दैर्घ्य है वो अंतरा परमाणु की तुलना में बहुत ज्यादा होता है, तो इसने क्रिस्टल माध्यम को सतत माना था। तो इसमें जिसने संभावित कंपन की विधाएं हैं वो 3n मानी, और कंपन विधाओं की जो आवर्ती है वो 0 से ओमेगा डी के बीच में मानी। अब जो ओमेगा डी है वो अंतक आवर्ती, ये डिबाई आवर्ती कहलाती है, और चूंकि माध्यम सतत है इसलिए ओमेगा से लेके ओमेगा प्लस डी ओमेगा के बीच कंपन की विधाओं की संख्या z ओमेगा डी ओमेगा मानी, तो कुल कंपन विधाओं की संख्या होगी 0 से ओमेगा डी z ओमेगा डी ओमेगा इक्वल टू 3n। अब इसको जब आगे सोल्व करते हैं तो ये v अपॉन में 2 पाई स्क्वायर अपॉन में 2 VT क्यूब प्लस 1 अपॉन VL क्यूब ब्रैकेट क्लोज ओमेगा डी क्यूब अपॉन में 3 इक्वल टू 3n। यहां जो V है वो क्रिस्टल का आयतन है। इसके अलावा जिसमें गतिशील अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगे हैं उसको हम अनुदैर्घ्य को VT से और जो अनुप्रस्थ को VT से और अनुदैर्घ्य को हम VL से व्यक्त कर रहे हैं। तो ये उनके अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगों के वेग हैं।
तो इक्वेशन 1 आ जाती है। अब यहाँ से हम ओमेगा क्यूब डी की वैल्यू निकालते हैं, तो ये जो 3 और ये 2 है ये से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 18n² इधर आ जाता है अपॉन में v, और ये 1 अपॉन में आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 2/VT³ प्लस 1/VL³ इनवर्स। इक्वेशन 1 आ जाती है। अब जो ओमेगा क्यूब डी है, यानी जो डिवाई आवर्ती है, उसके लिए इक्वेशन 2 आती है। इसे हम डिवाई अंतक आवर्ती समीकरण कहते हैं। अब यहाँ ओमेगा डी का मान समीकरण 1 में रखें तो z ओमेगा डी ओमेगा इक्वल टू होता है 9 n ओमेगा स्क्वायर अपॉन में ओमेगा डी क्यूब डी ओमेगा, जहाँ z ओमेगा जो है उसे हम विधा घनत्व कहते हैं, जो होता है 9 n ओमेगा स्क्वायर अपॉन में ओमेगा क्यूब डी। ये क्यूब है। और इसके लिए जब हम ग्राफ खींचते हैं, यानी कि विधा घनत्व z ओमेगा और आवर्ती ओमेगा के बीच में जब हम ग्राफ खींचते हैं, तो ये इस तरह से आता है कि जैसे जैसे आवर्ती का मान बढ़ता है, वैसे वैसे जो विधा घनत्व z ओमेगा है उसका मान बढ़ता जाता है, और एक निश्चित आवर्ती पे जाके जो विधा घनत्व है उसका मान नियत हो जाता है, जिसे हम ओमेगा डी कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो विधा घनत्व z ओमेगा है वो आवर्ती ओमेगा के अनुक्रमानुपाती होता है। अब जो डिवाइन है कंपन विधाएं हैं, तो उसमें परमाणु की जो दोलक ऊर्जा है वो कितनी होती है, En = n + ½ h × ओमेगा, इक्वेशन 4 से। अब यदि किसी ताप T पर दोलित्र की ऊर्जा En के होने की जो प्रायिकता है वो होती है एक्सपोनेंशियल -En/kBT, तो ये इसके अनुक्रमानुपाती होती है। तो दोलित्र की जो ऊर्जा है हम En बार से डिनोट कर रहे हैं, जो दोलित्र की माध्य ऊर्जा है, तो वो होगी समीशन n = 0 से ∞ En एक्सपोनेंशियल -En बार अपॉन में kBT। और अपॉन में n = 0 से ∞ एक्सपोनेंशियल -En अपॉन में kBT। जब यहाँ En की वैल्यू रखते हैं हम, तो ये आएगा n + 1/2 h × ओमेगा, एक्सपोनेंशियल En की वैल्यू यहाँ भी रखेंगे -n + 1/2 h × kBT, अपॉन में समीशन n = 0 से ∞ एक्सपोनेंशियल -n + 1/2 h × ओमेगा अपॉन में kBT। यदि x की वैल्यू हम h × ओमेगा अपॉन में kBT रखें, तो यहाँ जो h × ओमेगा है उसके स्थान पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ऐसे ये जो h × ओमेगा अपॉन में kBT है, तो वहाँ x आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, ये इक्वेशन है, इसको जब और एक्सपेंड करते हैं तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ½ e⁻x/2 3/2 e⁻3x/2 प्लस 5/2 e⁻5x/2 ऐसे कंटिन्यू रहती है। इसके अलावा एक्सपोनेंशियल -x/2 प्लस एक्सपोनेंशियल -3x/2 प्लस e⁻5x/2 से लेके इन्फिनिटी तक चलती रहती है, यानी कि विषम गुणजकों के रूप में चलती रहती है। तो इसको हम लिख सकते हैं h × ओमेगा अपॉन में d अपॉन में dx, कि जैसे लॉग है उसका अवकलन लेंगे, जैसे e⁻x का क्या होता है, e⁻x होता है, और जब x का यहाँ से लेंगे तो जैसे ये क्या आ जाएगा, 3/2 आगे आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं log e⁻x/2 प्लस -3x/2 प्लस e⁻5x/2। तो h × ओमेगा d अपॉन में dx log
और इसे हम लिख सकते हैं e की पावर माइनस एक्स बाई टू अपॉन में 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स। तो ये इसकी एक्सपेंड फॉर्म ही है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टर्म में ये e की पावर माइनस एक्स बाई टू है, इसको मैं लिख सकता हूँ जिससे लॉग m अपॉन में n है। तो ये x माइनस टू है, ये आगे आ जाएगा, तो ये माइनस आगे आएगा, तो ये माइनस माइनस तो मिलकर प्लस हो जाएंगे। तो एस क्रॉस ओमेगा अपन में डी बाई डी एक्स एक्स बाई टू प्लस लॉग 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो एस क्रॉस ओमेगा डी बाई डी एक्स, तो यदि यहाँ से हम 1 बाई टू प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 1 बाई टू प्लस 1 अपॉन ई की पावर माइनस एक्स। यहाँ ई की पावर एक्स से लेके अंश और हर में जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ 1 आ जाता है और यहाँ माइनस 1 आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, तो ई एन इक्वल टू हो जाता है हमारे पास एस क्रॉस ओमेगा अपॉन में 2 प्लस एस क्रॉस ओमेगा अपॉन में ई एस क्रॉस ओमेगा अपॉन में के बी टी माइनस 1, इक्वेशन 5 आ जाती है। अब जो जालक की विशिष्ट ऊष्मा है कि जो n परमाणु वाले ठोस की कुल आंतरिक ऊर्जा कितनी होती है, वो होती है U इक्वल टू ई एन बार डॉट 3n, जो 3n इसकी सामान्य विधा है उनके गुणनफल के बराबर। यानी कि n परमाणु का जो ठोस जालक है तो उसमें 3n आवर्ती दोलकों के समान इसको हम मान सकते हैं, और उसमें कितनी 3n सामान्य विधाएं होंगी। तो आवर्ती अंतराल डी ओमेगा में कंपन की विधाओं की ऊर्जा u ओमेगा डी ओमेगा इक्वल टू कर सकते हैं ई बार जेड ओमेगा डी ओमेगा। अब जो ठोस की कुल आंतरिक ऊर्जा है वो इसका इंटीग्रल कर देंगे जो हमारी अंतक आवर्ती है ओमेगा डी, यानी 0 से लेकर ओमेगा डी तक। तो ये इक्वेशन आ जाती है। अब ठोस की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, सी इक्वल टू डी ओपन में डी टी, यानी कि आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है उसको व्यक्त करती है। तो इसका अवकलन लेते हैं हम, डी अपन में डी टी 0 से ओमेगा डी ई बार जेड ओमेगा अपन में डी ओमेगा, इक्वेशन 6 आ जाती है। अब इक्वेशन 5 से और 3 से मान रख देते हैं, तो सी इक्वल टू डी अपन में डी टी जेड ओमेगा का मान रखा, तो यहाँ जो ओमेगा स्क्वायर था वो यहाँ आ गया, और ई एन बार का मान यहाँ रखा इंटू डी ओमेगा। अब यहाँ से एस क्रॉस से बाहर ले लेते हैं, तो 9h एस क्रॉस अपन में ओमेगा डी क्यूब। अब जो ताप पे निर्भर जो पद होता है, ये समाकलन में जो ताप पे निर्भर पद होता है वो, यानी कि जो पहला पद है वो ताप पर निर्भर नहीं करता, इसलिए जो ताप के सापेक्ष का अवकलन क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए क्योंकि ये पद है तो इसमें टी तो है ही नहीं, टेम्परेचर का कोई वो है नहीं इसमें, तो इसका अवकलन क्या होगा, 0 होगा। तो इसका हम लिख सकते हैं आगे, इसको ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर का लेंगे तो वो होगा ओमेगा की पावर, जैसे x की पावर n होती है तो उसका क्या आता हो समाकलन, x की पावर n हो तो उसका समाकलन आता है x n प्लस 1 अपन में n प्लस 1। तो जैसे ओमेगा का स्क्वायर है तो इसमें प्लस 1 यानी कि ओमेगा क्यूब अपन में 3 होगा। तो ये डी अपन में डी टी ओमेगा क्यूब एक्सपोनेंशियल h ओमेगा अपन में के बी टी माइनस 1 ब्रैकेट डी ओमेगा। तो 9h क्रॉस स्क्वायर अपन में ओमेगा डी क्यूब और टी स्क्वायर। अब इसको और आगे हम एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाता है ओमेगा 4 एक्सपोनेंशियल एस क्रॉस
ओमेगा अपन में के बी टी डी ओमेगा एक्सपोनेंशियल एच क्रॉस ओमेगा अपन में के बी टी -1। इक्वेशन 7 आ जाती है। अब यदि हम x इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा अपन में के बी टी तथा थीटा डी यानी कि जो डिबाई ताप है थीटा डी वो हम मान लें एच क्रॉस ओमेगा अपन में के बी क्या है, बोल्ट्जमान नियतांक है। तो इक्वेशन 8 आ जाती है। तो सी वी इक्वल टू 9 क्रॉस स्क्वायर अपन में के बी ओमेगा डी क्यूब टी स्क्वायर और इसका इंटीग्रल करें 0 थीटा बाई टी। तो एक्स के बी टी अपन में एच क्रॉस का होल 4 ई एक्स एक्सपोनेंशियल के बी टी अपन में एच क्रॉस इंटू डी एक्स अपन में एक्सपोनेंशियल x -1 का क्यूब। तो 9n के बी टी अपन में थीटा डी का क्यूब 0 से इंटीग्रल करें 0 से लेकर थीटा डी x4 ई एक्स अपन में e की पावर x -1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ जो n के बी है वो 1 मोल गैस के लिए जो नियतांक होता है R, उसके लिए 1 मोल गैस के लिए जो आदर्श गैस इसके लिए जो नियतांक होता है एन के बी R गैस कांस्टेंट उसके इक्वल मान ले। तो 9R टी अपन में थीटा डी का क्यूब 0 से थीटा डी बाई टी x4 ई की पावर x अपन ई की पावर x -1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इक्वेशन 9 आ जाती है। अब जो उच्च ताप के लिए क्या होता है, T का मान बहुत ज़्यादा होता है। अगर T का मान बहुत ज़्यादा है तो x की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो इसको हम पुट कर लें तो सी वी इक्वल टू 9R टी अपन में थीटा डी का क्यूब 0 से थीटा डी 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर की ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा। और जब इसका हम समाकलन करते हैं एक्स स्क्वायर का तो क्या आएगा, एक्स क्यूब अपन में 3, x3 का करते हैं तो x4 अपन में 4। लिमिट लगा दे 0 से थीटा डी बाई टी। तो यहाँ से x क्यूब अपन में 3 है अपन में प्लस x4 अपन में 4 है। तो x क्यूब कॉमन ले लें तो थीटा टी अपन में टी ये आ जाएगा। x क्यूब कॉमन लेंगे और इसका लिमिट लगाएंगे थीटा डी अपन में टी तो इसका क्यूब हो जाएगा प्लस 1/3 प्लस 1/4। यहाँ x जो बचेगा कॉमन के बाद तो उसकी वे लिमिट लगा दे थीटा डी अपन में टी, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और चूंकि जो थीटा डी है ये अभी यहाँ से देखा हमने कि 1 से बहुत कम है, तो ये 1 से बहुत कम है तो यहाँ से जो ओवरऑल वैल्यू आएगी यहाँ से हमारे पास वो होगी अपन में ये 1/3 है, यही रहेगा 1/4। इसको नेगलेक्ट कर दे तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा तो सी वी इक्वल टू आएगा 3R, जो कि 3R जो वैल्यू है ये जो ड्यूलोंग पेटिट है, ड्यूलोंग पेटिट जो साइंटिस्ट है उसने उच्च ताप की परास में जो डिवाई सिद्धांत चिरसम्मत सिद्धांत के लिए तुल्य है तो उसमें जो विशिष्ट ऊष्मा CV इक्वल टू क्या ली थी 3R। अब जब निम्न ताप के लिए इसमें क्या केस बनता है, T इज वेरी वेरी लेस देन थीटा D, यानी कि निम्न ताप होने पर जो डिबाई ताप है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। तो इस कंडीशन में जो हमारी अपर लिमिट है उसको थीटा डी अपन में टी के बजाय हम इन्फिनिटी मान लेते हैं। तो जब इसको हम सोल्व करते हैं तो ये यहाँ से ये जो समाकलन है इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 4π² अपन में 15। तो इसको हम सोल्व करते हैं यहाँ रख के तो ये आ जाता है 12 अपन में 5, यहाँ रख लेंगे हम 9R है इंटू 4 अपन में 15। तो ये 3 से अगर इसको काटूंगा तो 3 और 3 से काटते हैं तो 5, यानी कि 12 अपन में
5 पाई 4 r t अपन में थीटा डी का क्यूब ये आ जाता है। तो यहाँ से निम्न ताप पर जो डिबाई ने टी क्यूब एक लॉ दिया कि जो सीवी है, जो विशिष्ट ऊष्मा है, वो जो परमताप है उसके घन के समानुपाती होती है। और इसके लिए उसने ग्राफ भी खींचा कि जो विशिष्ट ऊष्मा है ताप के साथ कैसे परिवर्तित होती है। तो ये ग्राफ इस तरह से आता है कि निम्न तापों पर ये जो सीवी है ये परमताप की क्या होती है, समानुपाती होती है। और जैसे जैसे ताप का मान बढ़ता जाता है तो CV इक्वल टू 3R के इक्वल हो जाती है। अब इसकी हम तुलना करें कि जो डिबाई का सिद्धांत है उसके आइंस्टीन के वक्र से हम तुलना करें तो जो निम्न व उच्च ताप थे तो उन पर तो जो आइंस्टीन वक्र है और डिबाई का वक्र है उन दोनों में समानता पाई गई। ये जो ये डैश डैश से है ये तो डिबाई का वक्र है, सॉरी ये आइंस्टीन वक्र है। और ये वाला डिबाई का वक्र है। तो इसमें डिबाई ने जो विशिष्ट ऊष्मा के लिए जो वक्र खींचा CV और परमताप T के बीच में, तो निम्न व उच्च ताप दोनों पर इसमें बहुत हद तक समानता है। यहाँ आप देख सकते हैं निम्न ताप पर और ये उच्च ताप पर लगभग सा समान है। लेकिन जो मध्यवर्ती जो ताप हैं यहाँ तो उसमें ये थोड़ा सा डिफर करता है। तो ये कुछ जो डिबाई के सिद्धांत की कमियां रही वो भी आप देख सकते हैं कि डिबाई ने जो ठोस में जो परमाणु के कंपन है उसको सतत माना था, लेकिन जो दीर्घ तरंगों के लिए लागू नहीं होते क्योंकि ठोस है वो विविक्त आयनों से मिलकर बना होता है। इसके अलावा डिबाई ने माना कि सतत माध्यम में जो कंपन की कुल 3n विधाएं होती हैं, लेकिन सतत माध्यम में इसकी कोई सीमा नहीं होती। थर्ड, इसने माना कि जो ठोस का जो वास्तविक क्रिस्टलीय संरचना है उसकी इसने अपेक्षा की कि जो वास्तविक रूप में जो ठोस है वो आणविक और आयनिक क्रिस्टल संरचना दोनों होती है इसमें। इसके अलावा इसने ध्वनि के वेग की जो सभी तरंग दैर्घ्यों के लिए इसे सतत माना, समान माना। लेकिन प्रायोगिक रूप से ध्वनि का वेग तरंग दैर्घ्य पर भी निर्भर करता है। इसके अलावा डिबाई जो ताप है थीटा डी उसको नियत माना था, लेकिन अगर हम इसकी ऊष्मा पर निर्भरता को नगण्य माने तो थीटा डी का मान ताप पर निर्भर करता है। इसके अलावा इसने जालक की जो पीरियोडिसिटी है उसकी अपेक्षा की क्योंकि इसने जालक को सतत माध्यम माना था। तो ये डिबाई का सिद्धांत था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।